हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं? तो फटाफट से आ जाओ और आज का ये प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। हम्म। प्रायदीप के बारे में कल मैंने कुछ लिखवाया था। हाँ, मैंने लिखवा दिया था, मुझे याद है अच्छे से। आ गए सभी? सब कुछ ओके चल रहा है? अरे बढ़िया हूँ मैं। तुम बताओ। हम्म। चलो। तो प्रायदीप भारत का हमारा टॉपिक है। हम इसको कवर कर रहे हैं फटाफट से। मैम, आज की क्लास तो आज की शो नहीं हो रही थी। अरे तुरंत करवाई मैंने। आज वाकई में शो नहीं हो रही थी। मैंने कहा ऐसे कैसे ऑफ करेंगे, क्लास लेंगे। हाँ, अरे वो धोखे से ना शेड्यूल नहीं हुई क्लास, भूल गए आज कराना। तो भाई मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर थी कि मुझे तो क्लास लेनी ही है। तो क्यों मैं बेफालतू छुट्टी क्यों करूँ। चलो, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत। तो भैया, अब प्रायद्वीपीय भारत का मैप तो ये देख लो आप। इसमें से ये जो है, ये वाले, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देख पा रहे होंगे, ये अरावली है, ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ये आप यहाँ पर देख लो। अरावली 1 नंबर पे, 2 नंबर पे विंध्याचल रेंज, 3 नंबर सतपुड़ा, चौथे नंबर पे महादेव पर्वत, 5वें नंबर पर मैकाल रेंज, छठे नंबर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ये सातों की सातों आपकी प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। कोई यूं कहने लगे ये सातों की सातों आपका कहाँ पड़ती हैं, तो आप बोलोगे मैम प्रायद्वीपीय भारत में। अब हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डालें प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है। क्या लिखेंगे? प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है, ये बताइए। प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है? प्रायद्वीपीय भारत का आकार बताइए कैसा है। तो आप बोलोगे त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है ना। शेप ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, इसे क्या बोलेंगे? शेप ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। शेप ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया तो ट्रायंगुलर शेप में। ट्रायंगुलर शेप में। इसका निर्माण कब हुआ था प्रायद्वीपीय भारत का? इसका जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन काल में। और प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां कैसी हैं? तो फॉर्मेशन प्री कैम्ब्रियन इरा। इसका जो फॉर्मेशन लिखेंगे, इसका जो फॉर्मेशन लिखेंगे वो लिखेंगे प्री कैम्ब्रियन एरा। इसका जो होता है फॉर्मेशन वो कब होता है? तो प्री कैम्ब्रियन एरा में होता है। और प्रायद्वीपीय भारत सभी नदियां कैसी हैं? पूर्णावस्था में है प्रायद्वीपीय भारत।
प्रायद्वीपीय भारत जो है, यहाँ की सभी नदियां कैसी हैं? सभी नदियां प्रौढ़ावस्था में हैं, सभी नदियां बूढ़ी हो चुकी हैं, और हिमालय से निकलने वाली नदियां युवा हैं, क्योंकि हिमालय एक युवा पर्वत का उदाहरण है, और हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, और हिमालय से निकलने वाली नदियां सारी युवा हैं। और जबकि ये प्रायद्वीपीय भारत बहुत पहले बना था, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो सब बूढ़ी हो चुकी हैं। प्रौढ़ावस्था का मतलब होता है बूढ़ा होना। क्या होता है? बूढ़ा होना। प्रौढ़ावस्था में है। यहाँ की सभी नदियां कैसी हैं? तो प्रौढ़ावस्था में है। पेनिनसुलर इंडिया, जो आप बोलोगे ऑल रिवर्स आर इन मेच्योर स्टेज, ऑल रिवर इन कौन से स्टेज में है? ऑल रिवर्स आर इन मैच्योर स्टेज, ऑल रिवर्स आर इन मैच्योर स्टेज। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है ना? तो ये आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है। आगे बात करते हैं। मैं एक मैप के आगो बना के आपको कुछ चीज दिखाती हूँ। देखो बच्चों, इधर आओ। देखो, ये आपको ध्यान रखना है। आप बोलोगे ये क्या है? ये कच्छ का रण है। ये क्या है? कच्छ का रण। ये कच्छ का रण है। ये क्या है? ये कच्छ की खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी है। और ये क्या है? ये खंबात की खाड़ी। ओके। ये बच्चों खंबात की खाड़ी है, ये ध्यान रखना। और तुम्हें पता है इधर क्या पड़ता है? इधर अरब सागर है। ये तो तुम्हें याद होनी चाहिए इतनी बातें। भारत के पश्चिम में क्या मिलेगा? अरब सागर। भारत के पूर्व में क्या मिलेगा? ये एग्जामिनर पूछता है। बंगाल की खाड़ी मिलेगी। भैया पूरब में है, पश्चिम में? इतना तो दिमाग में खुद बैठा लिया करो। ये पूछता है कि भैया किस दिशा में स्थित है ये सब। तो पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में आपको क्या मिलेगा? हिंद महासागर। हिंद महासागर कहाँ मिलेगा आपको? तो आप क्या बोलोगे? दक्षिण में। दक्षिण में हिंद महासागर मिलेगा। तो ये आपको समझ में आया। कच्छ का रण इसे बोलते हैं जो अंदर अंदर। कच्छ की खाड़ी इसको बोलते हैं। खंबात की खाड़ी यहाँ होती है। क्लियर हो गई? चलिए, ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का या गोंडवाना लैंड का? ये बताओ। तो गले में क्या हो गया? प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा बोलो? इट इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, है ना? हाँ। पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये आपको ध्यान रखना है। और जो इसका विस्तार है, इसका जो एक्सपेंशन है, इसका जो एक्सपेंशन है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है।
16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से ये याद रखना है। तो कितने है ना, इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ, इट इज एन it is spread it is spread over an area of 16 lakh square किलोमीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई है गले में क्या हो गया, गले में, इसकी जो औसत ऊंचाई है, इसकी जो एवरेज हाइट है वो 600 से 900 मीटर हाइट का है। छह सौ से 900 मीटर हाइट की है, ये याद रखो। अब प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत कौन कौन आता है, अब मैं ये बताऊंगी। ये प्रायद्वीपीय भारत के विषय में पूरी बातें हो गई हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बताऊंगी प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन आता है। तो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, डालो प्रायद्वीपीय भारत, डालो पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, जैसे अरावली, विंध्याचल पर्वत, ये सब प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत शामिल है। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव हिल्स, ये महादेव हिल्स हो गया, ये मैकाल रेंज, ये पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट। ठीक है, तो अरावली सतपुड़ा माउंटेन, महादेव हिल्स, ओके, मैकाल रेंज, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट।
और ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आती है ना। चलो, अब मैं अरावली के बारे में आपको डिटेल में लिखवाती हूँ। दीपक सब लाइव है, मधु हाँ ठीक है, तो ये आपको ध्यान से याद करना है। अब मैं अरावली पर्वत, तो अरावली, विंध्याचल, इसमें कोई आप खुद सोचो बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत कहाँ है? तो आप बोलोगे मैम इतने पार्ट को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। बच्चों इतने पार्ट को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। अब यहाँ पर एक अरावली, ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये तो तुम्हें खुद भी याद हो जानी चाहिए कि हाँ मैम ये कोई ऊपर थोड़ी पड़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत इतना ही तो होता है। तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए मैम, ये अरावली, ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ये ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट, ये तुम्हें वैसे ही याद हो जानी चाहिए कि हम इसमें शेप बनाए और याद कर लें। इसमें है ना प्रायद्वीपीय भारत, अब ये उत्तर में थोड़ी पड़ रही है, कोई उत्तर भारत में नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत में आकृतियां हैं। तो ये आपको वैसे ही याद हो जानी चाहिए। ये तो आपको कोई मैप बना, उसमें मैप से ज्योग्राफी याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, मैप पे चीजें बनाओ, मैप पे ड्रॉ करो। अब मैंने जो ये लिखवाई है ना अरावली, विंध्याचल, इनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। इनको हम 1 बाय 1 करके, पहले मैं पढ़ाऊंगी अरावली, अब हम इनकी डिटेल में जाएंगे अरावली की बारे में। तो यहाँ डालो अरावली पर्वत। अरावली, ये सबसे पहले तो एग्जामिनर पूछेगा भैया कैसे पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, पहली बात। पहले मैप ही जो बना के दिखा दूं? नहीं, सबसे पहले पूछेगा भैया कैसे पर्वत का उदाहरण है? ऐसे अरावली, ऐसे अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत को क्या बोलते हैं? रेजिड्यूल माउंटेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेजिड्यूल माउंटेन। बहुत ध्यान से सुनेंगे। और रेजिड्यूल माउंटेन कैसे होते हैं? पहले से मौजूद पर्वत थे, बहुत करोड़ों साल पहले से ये मौजूद थे इस धरती पर, लेकिन आज के समय में उनके पर्वतों के सिर्फ अवशेष बचे हैं। पहले अगर मैं सपोज करूं कि प्रायद्वीपीय भारत इतना था, तो आज उसका अवशेष कितना? इतना सा ही रह गया है, मतलब अब आज इतना है। तो अवशिष्ट पर्वत यानी अरावली पर्वत जो पहले से तो बहुत बड़ा चौड़ा था, लेकिन आपको पता है जब बारिश पड़ती है तो उस पे मार पड़ती है, हम पे कितनी तेज बूंदे, तो वो अपर्दन होता है, चीज़ें घिस जाती हैं, करोड़ों वर्षों से धूप से चीज़ें घिस जाती हैं, वर्षा की बूंदें पड़ रही हैं टप टप, उससे घिस जाती है, तो अपर्दन होता है, एक तरीके से इरोजन होता है। कई वर्षों तक ये सब प्रक्रिया होंगी, धूप की मार पड़ना, वर्षा की मार पड़ना, पाले की मार पड़ना, ओस की मार पड़ना, तो वो अवशेष ही तो बचे, फिर क्या बचा? तो पहले से मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं के अवशेष होते हैं। पहले से मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं के अवशेष होते हैं। ओके, क्योंकि अब तुम एक बात बताओ, मैं कभी बचपन में इतनी सी थी, अब मैं बदलती जा रही हूँ, धीरे धीरे मैं बुढ़ी भी हो जाऊंगी, किसी दिन एक दिन ऐसा आएगा है, एक दिन बच्चों ऐसा आएगा कि मैं बुढ़ी भी हो जाऊंगी। भैया जिस समय की मार पड़ रही है हम पे भी, तो वही बात है, इन पे भी समय की मार पड़ती है। ये बेचारे ये मोटे ताजे होते हैं तो ये छुटके से रह जाते हैं, है ना, ये बात है बच्चों, ठीक है, समझ में आया? तो पहले से मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं के अवशेष होते हैं। पहले से मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं के अवशेष होते हैं।
आगे समझ में। तो पहले से मौजूद परंगवर श्रृंखलाओं के अवशेष होते हैं, लाखों वर्षों में अपक्षय व अपरदन की क्रिया से बनते हैं। लाखों वर्षों में, लाखों वर्षों में अपक्षय, अपक्षय को बोलते हैं वेदरिंग। बहुत अच्छे से समझना है जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रही हूँ। वेदरिंग व अपरदन इरोजन की क्रिया से बनते हैं। समझ में आया? अपरदन का मतलब तुम्हें पता है, हवा, पानी और बारिश इन पर्वतों को नष्ट करते हैं और कठोर चट्टानें शेष बचती हैं, है ना। अपरदन का मीनिंग भी लिखवा देती हूँ, कुछ कुछ बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं मैम अपरदन का मीनिंग, है ना। अपरदन, अपरदन का मीनिंग क्या होता है? अपरदन यहाँ नहीं लिखे, थोड़ा इधर ही लिख लें नीचे। अपरदन इरोजन बोलते हैं। अब इरोजन होगा किससे? पर्वतों पे किस चीज की मार पड़ती है? समय की, धूप की, हवा, पानी और बारिश। हवा, धूप, पानी, बारिश, बारिश, है ना। इन पर्वतों को नष्ट करते हैं, इन पर्वतों को, इन पर्वतों को नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं, ओके, नष्ट करते हैं और कठोर चट्टान बचती हैं, और कठोर चट्टान बचती है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैं अरावली का मैप बना देती हूँ, क्योंकि अरावली का मैप बनाना है। सपोज करो ये अरावली है, ये मैम ने क्या बनाई? अरावली पर्वत बनाया। भाई बनाना तो दिखाना ही पड़ेगा ना, तो आप बोलोगे अरावली पर्वत है मैम ये, ठीक है। ध्यान से सुनो हर चीज। अरावली पर्वत। भाई अगर तुम सुकून से पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा याद होंगी, और मुझसे कहोगे मैम कोर्स जल्दी खत्म करा दो, तो भैया मैं हाथ जोड़ो, मेरे बस की नहीं है। मेरे से जल्दीबाजी वाला नहीं पढ़ाया जाता, मैं आराम आराम से पढ़ाती हूँ। अरावली पर्वत आपको सबसे पहले किस दिशा में मिलेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तर पश्चिम भारत में। पहला क्वेश्चन ये बना, लिख लो भैया अरावली पर्वत किस दिशा में मिलेगा? उत्तर पश्चिम भारत में, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर, गुजरात के पालनपुर, और ये आपको यहां देखना है गुरु शिखर, है ना। ये गुरु शिखर चोटी है इसकी। अब जो गुरु शिखर चोटी है, ये आपको मैं बता दूं, ये पड़ती कहाँ भैया? राजस्थान में। ये कहाँ पड़ती है? राजस्थान में, है ना। राजस्थान के माउंट आबू में। ये पड़ती कहाँ पर है? राजस्थान के माउंट आबू में। ये राजस्थान के माउंट आबू में। फिर भैया आ गया हरियाणा, और ये इतने स्टेट से जा रही, फिर एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली तक जाती है। ये बच्चों दिल्ली तक जाती है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इससे निकलती है बनास नदी। ये निकल गई बनास,
ये बनास नदी है ना। और ये वाली नदी का नाम जो है ये लूनी नदी है। एक तरफ को लूनी निकल रही है, एक तरफ को बनास नदी निकल रही है अरावली पर्वत श्रेणी से, ये आपको ध्यान रखना है। इसका विस्तार भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हाँ मैम ठीक है, हम समझ रहे हैं। तो अब मैं इसको एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अरावली पर्वत की हाइट और ये कितने राज्यों में फैला है? अरावली पर्वत भारत के 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश है ना, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैला है। दिल्ली या ये लिख दो गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला है। ठीक, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला है। बच्चों ये ध्यान आप रखेंगे याद, है ना। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला है। इसकी कुल लंबाई, टोटल लेंथ की बात करें कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। कितनी बताई मैंने? 692 किलोमीटर, या ये भी लिख सकते हैं केएम। ओके, केएम लिख दी टोटल लेंथ। इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई एवरेज एलिवेशन इज 600 से 900 मीटर। ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, बच्चों हाईएस्ट पीक अब तुम कह रहे होगे मैम सारा इंग्लिश में लिख दिया, अरे यो बड़ी आफत है। कुल लंबाई, औसत ऊंचाई, आ रहे होंगे बहुत सारे हो गए, अभी तो मैंने कमेंट्स देखी ना, मुझे पता है। औसत ऊंचाई है ना, सबसे ऊंची चोटी तो माउंट आबू गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर, और बच्चों गुरु शिखर पड़ती है माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, एट 1722 मीटर हाइट। और यो जो है ना गुरु शिखर, ये 1722 मीटर की है।
ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहानी है अरावली पर्वत की। हो गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे पूरी कहानी। यह दिल्ली से शुरू होकर जो है बच्चों, यह दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा राजस्थान से गुजरती हुई गुजरात के पालनपुर तक जाती है। इसका जो विस्तार है दिल्ली से शुरू होता है, ये गुजरात राजस्थान हरियाणा और दिल्ली तक फैली है। इसकी औसत ऊंचाई इतनी, लंबाई मैंने बताई दी, और ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है ना। और 80% से अधिक हिस्सा राजस्थान में है। 80% से अधिक हिस्सा राजस्थान में है इसका। ओके, 80% से अधिक हिस्सा बच्चों कौन से स्टेट में है? तो राजस्थान में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप बताओ यहां तक ओके है? अब तुमने एक बात भी सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को मानते हुए अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा तय की है। अरावली पर्वत की नई परिभाषा तय हुई है, आपको पता होना चाहिए, जिसमें केवल 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही संरक्षित मानी जाएंगी, है ना, 100 मीटर। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजस्थान, ठीक है, तो मैंने आपको बताया, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजस्थान के करीब 90% हिस्से संरक्षण से बाहर हो सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर खनन की आशंका बढ़ गई है, और इसे लेकर लोग ना आंदोलन पर उतर आए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, और अरावली बचाने की मुहिम भी चलाई है। ठीक है, तो ये बता दी, ये है कहानी। आई बात समझ में क्या कहानी है इसकी? तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही संरक्षित मानी जाएंगी, है ना। क्या कहा है कि 100 मीटर या उससे ज्यादा, या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही संरक्षित मानी जाएंगी। संरक्षित मानी जाएगी प्यारे बच्चों, ये है ना। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशों को मानते हुए ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशों को मानते हुए पर्यावरण मंत्रालय की 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही संरक्षित मानी जाएगी, और तो इससे राजस्थान के करीब 90% हिस्से संरक्षण से बाहर हो सकते हैं। अब 80% अरावली राजस्थान में फैली है, राजस्थान स्टेट में 80% अरावली का जो है, 80 अरावली का जो है ना, 80% अरावली इस स्टेट में है। तो भैया ये लोग क्या हुए, लोग आंदोलन पर उतर गए। लोगों ने आंदोलन किया, लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया। लोग आंदोलन, अरावली बचाओ, अरावली बचाने, अरावली बचाओ। भैया अभी तो भैया ये फैसला बताइए, अभी चल रहा है इस पे मुद्दा। तो ये कहानी है। और बड़े पैमाने पर भैया, जब बड़े पैमाने पर क्या बन गई, बड़े पैमाने पर खनन की आशंका बढ़ गई है। बड़े पैमाने पर खनन की आशंका बढ़ गई है। तो वैसे तो ये लिखना नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के उद्देश्य से आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें भारत की, ये लिख दिया मैंने, इसमें क्या क्या लिखवाया मैंने अरावली में, ये तो देख लो।
अरावली टोटल ये है लेंथ, ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू में कितनी फैली है ये लिखवा दिया। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इसका जो एक्सटेंशन है वो यहाँ तक फैला हुआ है एक्सटेंड। और अरावली भारत की प्राचीन परंपरा श्रृंखला है। ये क्या है अरावली? भारत की अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। क्या है? पर्वत श्रृंखला है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर चोटी कहाँ लिखवाई मैंने? इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो कि राजस्थान के माउंट आबू में है, ये भी लिख दी। और अरावली 570 मिलियन वर्ष पूर्व। अरावली की आयु इसकी एज कितनी है? 570 मिलियन, क्या है? मिलियन ईयर्स एगो। मिलियन वर्ष पूर्व। जो अरावली है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द इंडिया। अरावली इज द oldest mountain range अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। एज भी लिखवा दी, सब लिखवा दिया। अरावली के बारे में पूरा मैंने बता दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। ओके, हो गया यहाँ तक? लिख लिया सबने? वेरी गुड। अब डालो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल माउंटेन। अब डालो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल माउंटेन देखिए ना। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार। ठीक है, ये इतना याद रखना है। तो गुजरात, एक तो गुजरात हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया, एक यूपी हो गया, एक बिहार हो गया। इतने राज्यों में इसका गुजरात में, एमपी में, यूपी में, बिहार में एंड छत्तीसगढ़ में।
विंध्याचल पर्वत श्रेणी को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है? इसको विंध्याचल पर्वत को इसको इस पर्वत श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल गुजरात में जोबट हिल तथा बिहार में कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल माउंटेन इज नोन एज विंध्याचल माउंटेन इज नोन एज जोबट हिल। जोबट हिल इन गुजरात एंड कैमूर हिल इन बिहार। ठीक है। अब विंध्याचल पर्वत जो है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। है ना? तो flows in the south of the Vindhyachal range. Narmada river flows in the south of the Vindhyachal range. ठीक है। विंध्याचल रेंज, ये आपको ध्यान रखना है। देखो ऐसे कैसे, ये विंध्याचल पर्वत है और ये सतपुड़ा पर्वत है। और इसके बीचों बीच से विंध्याचल के दक्षिण में देखो खुद बह रही है नर्मदा नदी, बना दिया। और इसके दक्षिण में बह रही है बच्चों तापी नदी। तो सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी है? तापी। विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा। अच्छा, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है? नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? ये आपको क्रम याद होना चाहिए। इसका जो क्रम है VNST बनेगा। क्या बनेगा? VNST, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी। विंध्याचल क्रम
ये सीक्वेंस है जो आपको याद रखना है। वीएनएसटी, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी। वीएनएसटी वीएनएसटी 2-3 बार बोलोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी ऊपर ही लिख लो, जगह है तो। हाईएस्ट पीक क्या है, जल्दी से बताओ। हाई विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैंने बताया है सद्भावना शिखर, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, है ना। क्या बोलोगे आप, बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे मैम सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर हो गया या गुडविल पीक हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं। गुडविल पीक भी बोला जा सकता है, क्या बोल सकते हैं? हम्म। गुडविल पीक कभी आई तो है नहीं, कभी नहीं देखी मैंने। बस लिख लो, देखी तो मैंने कभी नहीं गुडविल पीक। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत तगड़ा वाला है भाई। हम्म। उत्तर भारत को, किसको? उत्तर भारत को। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली, अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम, है ना। तो आप बोलोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ओके। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है द माउंटेन रेंज that separates North India
फ्रॉम साउथ इंडिया from South India is the Vindhya range. Is the Vindhyanchal mountain range. बहुत लाइन इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, कि उत्तर भारत कोई ना सतपुड़ा पर्वत पे टिक करके आ जाता है तो आप सतपुड़ा पर्वत पे टिक नहीं करोगे। बात तो ये है ना, तुम भला क्यों सतपुड़ा पर्वत पे टिक करोगे? तुम्हें जो बताया है आरुषि मैडम ने उस पे ही तो टिक करोगे बल्को। तो कल हम करेंगे सतपुड़ा पर्वत। चलो, तो कल मैं आपको सतपुड़ा पर्वत पढ़ाऊंगी। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अब मुझे बता दो कि आपको ये सेशन कितना जहर तरीके से पसंद आया है। हाँ, तो अच्छे से, थैंक यू, अच्छे से याद करना। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है।